हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आज दिवाली है। आपको पहली बात तो हैप्पी दिवाली। और हम आज आगे पढ़ेंगे जो हमने कांग्रेस की स्थापना पढ़ी, एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद हमने अधिवेशन पढ़े। ठीक है, अधिवेशन हमने 1885 से लेके और 1900 तक पढ़े थे। 1885 से लेके 1900 तक के अधिवेशन हमने पढ़ लिए थे और आगे के अधिवेशन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज दिवाली है और आज हम इस कांग्रेस अधिवेशन को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे हम नए टॉपिक्स पे आ सके जल्दी से जल्दी। वैसे भी बहुत थोड़ा लेट हो जाते हैं वीडियो, तो उसके लिए काम हो रहा है धीरे धीरे और जल्दी हम तेजी से नई नई वीडियो गिरेंगे। ठीक है, यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद अब देखते हैं 1900 से आगे के अधिवेशन। देखिए, 1900 तक के अधिवेशन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ के उनको समझ के उनको बेस बना के आप आगे की तरफ मूव कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन सेशन 1901। 1901 ध्यान दीजिएगा। पहले इसकी बात करेंगे हम अध्यक्ष की। इसके अध्यक्ष रहे दिनसा दिनसा एडुल्वी वाचा। एडुल्वी वाचा पूरा ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है कि दिनसा एडुल्वी वाचा। आपको याद करने के लिए दिनसा वाचा भी आप सीधा बोल सकते हैं। उसके बाद इसमें जुड़ी हुई और इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस सेशन में, है ना। अब मैं इसे पूरा लिखूंगा नहीं कि इस सेशन में या इस अधिवेशन में। अब मैं एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वाली बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको कहानी के तौर पर मैं समझा दूंगा वो सब। देखिए, इस अधिवेशन में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था ना। सबसे पहले क्या करा था, भाग लिया था। किसने लिया था, गांधी जी ने भाग लिया था। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें अगले पॉइंट की, तो इसी में ही गांधी जी की मुलाकात, इसी अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात किनसे हुई थी। एक तो व्यक्ति थे फिरोज शाह मेहता। एक थे लोकमान्य तिलक और एक व्यक्ति हुए गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इनसे क्या हुई, गांधी जी की मुलाकात हुई। इस अधिवेशन में गांधी जी सर्वप्रथम उन्होंने भाग लिया, सबसे पहले भाग लिया। ठीक है, गांधी जी ने। उसके बाद गांधी जी की मुलाकात किनसे हुई, फिरोज शाह मेहता जी से हुई। ध्यान दीजिए, इससे पहले गांधी जी सेशन में इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, इस वाले अधिवेशन में क्या हुआ, गांधी जी ने क्या करा, सर्वप्रथम भाग लिया। उसके बाद गांधी जी की मुलाकात यहाँ पर किनसे हुई, फिरोज शाह मेहता से हुई, लोकमान्य तिलक जी से हुई और गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। और गोपाल कृष्ण गोखले ही, ध्यान दीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी के क्या बने, राजनीतिक गुरु बने। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल आपके लिए गुरु बने। ठीक है, राजनीतिक गुरु बने। देखिए क्या है ये सब चीजें मैं समझा देता हूँ। पहले मैं आपको फैक्ट बना के और फिर समझाऊंगा। देखिए, गांधी जी की मुलाकात किनसे हुई, फिरोज शाह मेहता जी से, लोकमान्य तिलक जी से और गोपाल कृष्ण गोखले से। ठीक है, तो यहाँ पर जब गांधी जी इनसे मिले, तो जैसे आप देखते होंगे, आप कभी किसी टीचर को पढ़ते होंगे तो आपको क्या लगता होगा, आप जिन विचारों के होते होंगे या किसी को सुन के उन विचारों को सहमत रहते होंगे, तो आप क्या करते होंगे, आप उनसे कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, सीख रहे होंगे या उनसे कुछ सीख लिया, आप उनकी बात का समर्थन करेंगे। ऐसा भी हो सकता है। बहुत बार आप क्या करते हैं, भाई किसी ने कोई बात समझाई भी पर समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी इस बात को देखते हैं कि जब गांधी जी इनसे मिले तो इनकी बातों से सहमत रहे होंगे, इनकी विचारधारा से सहमत रहे होंगे। तब गांधी जी ने क्या करा, इनको गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना क्या करा, राजनीतिक गुरु मान लिया। मतलब राजनीति के क्या करे, गुरु मंत्र उन्होंने क्या करे, सीखे। तो ये 1901 का अधिवेशन है, इसमें इतनी बातें, उन सबको बात समझते हैं। और
इम्पोर्टेंट आपका ये बन जाता है कि राजनीतिक गुरु कौन गोपाल कृष्ण किसके राजनीतिक गुरु थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1902 का अधिवेशन पढ़ेंगे। अहमदाबाद अधिवेशन 1902। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 टाइम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कौन कौन से 2 टाइम रहे, ध्यान दीजिएगा। एक तो 1895 में पुणे में जो हुआ था, ठीक है, और एक ये वाला अधिवेशन 1902 अहमदाबाद अधिवेशन जो हुए थे, इनके क्या रहे, अध्यक्ष रहे। ठीक है, अहमदाबाद अधिवेशन 1902 इनका दूसरा अधिवेशन अध्यक्षता में था। तो सवाल तो पहला ही बन जाएगा कि निम्न, अगर मान लीजिए ऑप्शन दे दिया आपको 4, सवाल बन जाएगा निम्न में से कांग्रेस सेशन की 2 बार अध्यक्षता किसने की? तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन आ गए। अब 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन आ गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। ठीक है, और 3 ऑप्शन ऐसे आ गए जिन्होंने 2 बार अध्यक्षता नहीं करी, चाहे 1 बार करी हो, चाहे 4 बार करी हो, चाहे 3 बार करी हो। देखिए ये माइंडसेट होता है एग्जामिनर का। आपको इन चीजों को समझना होगा। जब आप सारे अधिवेशन को बिल्कुल तोड़ जोड़ मरोड़ के पढ़ लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ जी इसका आंसर क्या है और कौन किसका आंसर है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और चारों ही ऑप्शन आपके लगभग पढ़े हुए मिलेंगे। तो आपके दिमाग में क्या होगा, पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि अगर अगली बार आपसे किसी ने पूछा, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ऐसे शख्स रहे जिन्होंने 2 बार अधिवेशन किए हैं, लेकिन ऑप्शन में एक ही दे के रखेंगे। अगर 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे दे दिए जिन्होंने 2 बार अध्यक्षता की है, तो फिर तो आयोग खुद फंस जाएगा अपने सवाल में। इसलिए वो बहुत समझदारी से क्या करेगा, एक ऑप्शन में देगा, कोई भी एक नाम जो 2 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की होगी उसको देगा ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। 1895 में जो पुणे का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी, और 1902 जो ये वाला अधिवेशन पढ़ा रहे हैं इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। उसके बाद देखते हैं, 2 बार हो गई। उसके बाद इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कब? 1876 में। ध्यान दीजिएगा, जब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बनी थी उससे पहले की बात है ये। 1876 में आईएनए एक संस्था थी, उसका पूरा फुल फॉर्म आप बोलेंगे, पूरा नाम इंडियन नेशनल एसोसिएशन, नाम इसका पड़ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय समिति। इसकी क्या करी स्थापना करी किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 2 शख्स ने मिलकर की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किनके साथ मिलकर? आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर क्या करी थी? आईएनए की क्या करी? स्थापना करी थी। और आप देखेंगे कि आगे जाकर जब आईएनसी बन गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इसका विलय आईएनसी में कर दिया गया। ठीक है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी,
एडिशनल बोल लीजिए, इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन था, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय ये सवाल ज्यादा बनता है। आनंद मोहन बोस वाला सवाल ज्यादा बनता है। कभी कभी क्या होता है, हमने सुरेंद्रनाथ बनर्जी पढ़ा हुआ है लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, अब पूछ लिया आईएनए की स्थापना किसने की, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना पड़ेगा, आनंद मोहन बोस लगाना पड़ेगा। इसलिए संबंधित व्यक्ति को भी आप पढ़े, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं संबंधित व्यक्तियों को पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूं, समझो। आप इतिहास, राजनीतिक विज्ञान या कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये बात ध्यान देने की, मान लीजिए आपके पास 10 नाम या जितने भी नाम पढ़ने के लिए हैं, लेकिन 10 क्या है, बहुत सारे बोल दिए हमने, हमारे दिमाग में ये है। लेकिन आप ये मत सोचिए, अब 10 के बारे में नाम तो पढ़िए पहले, उसके बाद जहां भी इन चीजों की चर्चा चलेगी तो आपको ये दिमाग में रहेगा, अगर आप किसी इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ मैंने ये नाम पहले सुना हुआ है, तो मुझे उसके बारे में क्या होगी, दिलचस्पी होगी जानने के लिए। तो आपको इसलिए कोई भी नाम जो इतिहास के अंदर रहा है उसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उनसे सवाल ही बनते हैं, बहुत बार कॉमन सेंस काम कर जाता है एग्जाम के अंदर, तब आपका टिक लग जाता है। तो इसलिए इन सब जितने, ऐसा मत सोचिए कि हाँ जी बहुत ज्यादा हो गया पढ़ने वाला, वो समझ रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें सेलेक्टिव चीजें पढ़नी होती है। पर कभी कभी हमें यही, देखिए सेलेक्टिव चीजें पढ़नी चाहिए, पर आप पढ़ने के बाद ये देखिए कि कौन सी चीज हमारे लिए कारगर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब नॉलेज के हिसाब से और पढ़ने के हिसाब से, अब एग्जाम के हिसाब से आपको क्या करना होगा, तीनों चीजों का अलग अलग हिसाब से निकालना पड़ेगा। कॉमन सेंस आपका तभी काम करेगा तब आप अच्छे लेवल की चीजों को जानते हो, नॉलेज वाली चीजों को जानते हो, तभी आप कॉमन सेंस वाले बेस पे काम कर पाएंगे। और कॉमन सेंस ही एग्जाम में काम करता है, ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन में कभी कभी जब आप कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वहां पे चारों ऑप्शन ऐसे लगते हैं सिमिलर से, वहां पे फिर आपका क्या होता है, शॉर्ट तरीका जो आपने शॉर्ट टाइम में याद करा होता है, और क्या होता है, कॉमन सेंस वहां पे काम करता है। कॉमन सेंस के लिए आपको जितनी चीजें सब्जेक्ट लिंक करके, किसी बात को यहाँ से लिंक करके ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिंक करना कैसे समझाता हूँ, जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया 1876 में आईएनए, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी संबंधित है। आपको दोनों लिंक करके पढ़ने में क्या दिक्कत है। अगर आपसे पूछ लिया कि आईएनए की जो विलय हुआ आईएनसी में, वो क्या करोगे फिर, आईएनए का विलय आईएनसी में कब हुआ, आपको वो चीज पता होनी होगी, आपको मिला के पढ़नी पड़ेगी। आप पहले उन दोनों को अलग अलग करके पढ़िए, देन उसको लिंक कर दीजिए, ठीक है। इससे बनता है कॉमन सेंस, ठीक है। आगे बात करते हैं, 1902 की बात कर ली, उसके बाद हम बात करेंगे 1903 की। ध्यान दीजिएगा, अब अधिवेशन, कोई कोई अधिवेशन ऐसा होगा जिसमें हम बहुत सारा पढ़ेंगे, ज्यादातर कहानियां होती हैं। हम जो सवाल क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब सवाल बन सकते हैं पेपरों में, वो वाली बात भी करेंगे। और हम उनकी स्टोरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कोई चीज स्टोरी है पर सवाल बन जाता है उससे भी। तो बात करते हैं 1903 का अधिवेशन। 1903 का अधिवेशन मद्रास अधिवेशन था, मद्रास अधिवेशन 1903, 1903, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष रहे वो थे लाल मोहन, लाल मोहन घोष, लाल मोहन घोष, लाल मोहन घोष, ठीक है। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट थी और ज्यादा फैक्ट नहीं है आपको। मद्रास अधिवेशन 1903 जो है लाल मोहन घोष की अध्यक्षता में हुआ, ये बात पढ़नी है। 1904 की बात करेंगे, बम्बई अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन 1904। इसके जो अध्यक्ष रहे सर हेनरी, सर हेनरी कॉटन, सर हेनरी कॉटन 1904 का जो मुंबई अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष रहे। उसके बाद देखते हैं इस अधिवेशन में जो है ना, कांग्रेस ने बंग भंग प्रस्ताव का क्या करा, विरोध किया। ध्यान दीजिए, बंग भंग है क्या, थोड़ी सी बात जान लेंगे क्योंकि ये एक पूरा टॉपिक अलग हो जाता है, उसको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। बंग भंग प्रस्ताव का मतलब है जब बंगाल विभाजन की बात चल रही थी, बंगाल विभाजन
करने की बात चली, प्रस्ताव पारित हुए, मतलब अंग्रेजों ने जब करा तो इसके विरोध में बंग भंग जो प्रस्ताव जो पारित करने की बात चल रही थी, उसका क्या करा, विरोध किया। किसने किया? कांग्रेस ने किया। किसने किया? बंग भंग प्रस्ताव का क्या करा, विरोध किया। ठीक है, कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, इसलिए सब, इसलिए क्या करा जी, विरोध करने लगी। कौन? कांग्रेस करने लगी। अब बंगाल विभाजन क्या है, बंग भंग क्या है, ये पूरा एक अलग टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे कांग्रेस के बाद जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक पूरा स्पेशल टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे। इसके साथ एक एक और आंदोलन जुड़ता है, उसको भी मैं बताऊंगा आगे। ठीक है ना, एक और आंदोलन जुड़ता है, तो वहां भी इस आंदोलन को ही पढ़ेंगे, और इसके बाद जो इसके विरोध में चीजें चलाई गई वो भी पढ़ेंगे, है ना। अभी हम फिलहाल में इसकी बात करते हैं बस, कि इस सेशन में क्या हुआ। अभी हम अधिवेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें अधिवेशन पे ध्यान देना होगा। बंग भंग प्रस्ताव कांग्रेस ने बंग भंग प्रस्ताव का विरोध विरोध किया। ठीक है जी, विरोध किया। ठीक है, इसी अधिवेशन में, इसी सेशन में एक व्यक्ति थे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भाग लिया पहली बार, फर्स्ट टाइम क्या करा जी, भाग लिया। और यहाँ इनकी मुलाकात किनसे हुई? गोखले साहब से हुई, गोपाल कृष्ण गोखले जी से हुई। गोपाल कृष्ण गोखले जी से मुलाकात किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना की मुलाकात। और यहीं से, ध्यान दीजिएगा, यहीं से गोपाल कृष्ण गोखले, पहले गांधी जी के भी राजनीतिक गुरु थे, अब क्या हुआ जी, मोहम्मद अली जिन्ना के भी क्या हुए, राजनीतिक गुरु हुए। ठीक है, सवाल बन जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले निम्न में से, चार ऑप्शन देगा, निम्न से मतलब चार ऑप्शनों में से किसके राजनीतिक गुरु थे? ऑप्शन में गांधी जी आ जाएगा, तीन ऑप्शन कोई अलग होंगे, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना दे दिया और तीन ऑप्शन कोई और होंगे। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देगा, या तो क्या करेगा, एक युग्म बना के दे देगा कि निम्न में से गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे। तो पहला ऑप्शन आ गया गांधी जिन्ना, दूसरा आ गया कुछ, तीसरा आ गया कुछ दो जोड़े बनाकर, और चौथा आ गया दो जोड़े अलग बनाकर। तो हमें पता होना चाहिए गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे, गोपाल कृष्ण गोखले के क्या हुए जी, राजनीतिक गुरु हुए। तो 1904 का अधिवेशन हमारा खत्म हुआ। 1905 की बात करेंगे अब हम। बनारस या वाराणसी कह लीजिए, ठीक है, कहीं कहीं पर आपको लिखा दिखेगा बनारस अधिवेशन, तो कहीं पर वाराणसी अधिवेशन लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। बनारस अधिवेशन, बनारस अधिवेशन 1905, 1905। इसके जो अध्यक्ष हुए गोपाल कृष्ण गोखले हुए, गोपाल कृष्ण गोखले। और पीछे मैंने बताया था कि गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? गांधी जी के और मोहम्मद अली जिन्ना के थे। ठीक है, 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ, उसके जो अध्यक्ष हुए गोपाल कृष्ण गोखले हुए। ठीक है, बनारस सेशन में इसी सेशन में क्या कहा था, इन्हें विपक्ष का नेता कहा गया। विपक्ष का विपक्ष का नेता विपक्ष का नेता किन्हें कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले को उपाधि दी गई, मतलब ठीक है, उपाधि दी गई। अब ये देखिए, ये मतलब आप बोलेंगे कि हाँ जी, इसका क्या मतलब, इनसे क्या होता है? देखो, जैसे गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है ना, चंद गांधी। ठीक है, आज लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप ज्यादातर नाम ये नहीं लेते, आप लेते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये तो लेते हैं कि महात्मा गांधी जी की जयंती आ रही है। ठीक है, सब चीज बोलते हैं ना, आप महात्मा गांधी बोलते हैं, तो ये महात्मा कहाँ से जुड़ा? तो ऐसे कोई नाम दे दिए, कुछ उपाधि हो गई, तो पहले के टाइम पे चलती थी ये सब चीजें। ठीक है ना,
जैसे कहते हैं ना निकनेम टाइप में, वो सब चीजें। ठीक है, तो ऐसे ही इनको मतलब ये मत बोल देना कि यहाँ पे आप बोल दो विपक्ष का नेता कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले, ये नाम इसके साथ जुड़ गया इसलिए महात्मा गांधी बन गया। यहाँ पर ये उपाधि दी गई है, किसी कारण दी गई होगी, तो हमें ये जानना होगा। सवाल कुछ भी बन जाएगा, निम्न में से विपक्ष का नेता की उपाधि किसे दी? गोपाल कृष्ण गोखले को दी। चार ऑप्शन आपके अलग अलग आएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले आ गया, गांधी जी आ गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ गया, भगत सिंह आ गया, तो आप क्या बोलोगे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब आपने पढ़ा रहेगा इसके बारे में कि भाई विपक्ष का नेता गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया बनारस अधिवेशन में, तो आपको पता रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, कहाँ कहा था? बनारस अधिवेशन में कहा था। ठीक है, बनारस अधिवेशन में क्या कहा था? विपक्ष का नेता कहा गया, ध्यान दीजिएगा। इसी अधिवेशन में क्या कहा, क्या हुआ जी? स्वदेशी आंदोलन। ये है वो जो मैं उस टाइम बंग भंग के विरोध में जो आंदोलन चलाए गए थे ना, वो थे स्वदेशी आंदोलन। जैसे ही आपको बंगाल विभाजन का आंदोलन, बंग भंग प्रस्ताव के बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, उस वक्त ही आपको स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों लिंक है। ठीक है, उस टाइम पे आपको ये पता चलेगा कि भाई मतलब कांग्रेस ने या भारत के लोगों ने क्या करा कि जो बंगाली विभाजन की बात करने लगे अंग्रेज, अब उनका विरोध करने के लिए उन्होंने क्या क्या खादी को बना लिया अपना, भैया हम क्या करेंगे, बाहर की चीजों को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी मतलब अपने देश के, जो देश की बनी हुई चीजें, उनको क्या करा? अपनाया। बाहर की चीजों को खरीदना बंद कर दिया। वो हम क्या करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे, इसलिए क्या कहेंगे यहाँ पर। और यहाँ ये क्या है? स्वदेशी आंदोलन का क्या करा जी? समर्थन किया। किसने किया? किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने क्या करा जी? स्वदेशी आंदोलन का क्या कर दिया? समर्थन किया। और 1904 में, 1905 बनारस अधिवेशन है, 1904 का जो अधिवेशन था, वहां क्या करा? बंग भंग प्रस्ताव। बंग भंग प्रस्ताव, प्रस्ताव मतलब बिल। ठीक है, बिल। अभी बिल क्या होता है, प्रस्ताव क्या होता है, उन सबको समझेंगे। मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। देखिए, पहले एक प्रस्ताव बना, ठीक है, बनता है किसी, जैसे जो कोई कानून बनता है ना, कभी एक्ट बनता है या अधिनियम बनता है, जैसे अधिनियम भी बोलते हैं, कानून भी बोलते हैं, है ना। शॉर्ट, अगर शॉर्ट मत बोलिए, एक और नाम पड़ता है विधि। ठीक है, विधि भी बोलते हैं। तो ये सारे चीजें एक ही है। ये यहाँ, ये प्रस्ताव हो गया, प्रस्ताव पारित होते हैं, और पारित होने के बाद जब कंफर्मेशन हो जाता है, बिल्कुल सहमत हो जाते हैं हर कोई, मतलब जो उसका प्रोसेस है सहमत होने का, उसके बाद ये बनते हैं एक्ट या अधिनियम या फिर कानून या फिर इसे विधि कह दिए। ठीक है, जैसे आज भी आप देखते हैं आईपीसी है, सीआरपीसी है, या अन्य कोई कानून, पहले बिल होगा, बिल के बाद उसकी सहमति होगी, जो उसका प्रोसेस होगा, और देन उसके बाद वो एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। ऐसे ही क्या, बंग भंग प्रस्ताव जो बिल था, उसको क्या करा गया? उसका विरोध किया गया। इसके द्वारा कहां पर? 1904 में, यहाँ नहीं, यहाँ मत कर देना इसको, मैं वहां बता रहा हूँ, अभी जो पीछे पढ़ाया था 1904 में, जो 1904 का जो अधिवेशन हुआ, वहां पर बंग भंग प्रस्ताव का क्या करा? विरोध किया। उसके बाद इस देखिए विरोध कैसे करा, स्वदेशी को अपना लिया 1905 में, बनारस अधिवेशन में ये बात बताया, बोली गई कि भैया अगर आपको बंग भंग का प्रस्ताव करना है, तो आपको एक रास्ता ये भी चुनना होगा। ठीक है, स्वदेशी अपनाओ, बाहर की चीजें ना खरीदे। और बाहर की चीजें ना खरीदने का मतलब क्या होगा कि जब आप बाहर विदेश की चीजों को नहीं खरीदेंगे, तो कि- आपको जरूरत भी होगी, जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे? अपने देश की चीजों को खरीदेंगे, तो प्रॉफिट कहाँ होगा? अपने देश में रहेगा। बाहर की चीजों को क्या होगा? लॉस होगा। तो इन चीजों का फर्क पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करा 1905 बनारस अधिवेशन में। 1904 में बंगाल विभाजन के लिए जो बंग भंग प्रस्ताव अंग्रेजों ने पारित किया था, उसका विरोध किया किसने? कांग्रेस ने। ठीक है, ये हो गया जी आपका। तो ये इसको ऐसे बना लेना कि जो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चलाया था या इसका समर्थन किया कांग्रेस ने,
किसके विरोध में किया था? बंग भंग प्रस्ताव के विरोध में क्या करा था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, या फिर कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया। ठीक है, अभी हम जब इसको पूरी तरीके से पढ़ेंगे ना, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, तो इसमें आपको और ढंग समझ में आ जाएगा। यहाँ की बात फिर वहां लिंक करी जाएगी, यहाँ जो वहां पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिंक किया, जैसा अभी बताया ना मैंने, बंग भंग प्रस्ताव, स्वदेशी आंदोलन। अब ये क्या होते, यहाँ का पार्ट नहीं है, अब ये पार्ट है उस वाले टॉपिक का। ठीक है, जब हम इसको पढ़ेंगे स्पेशली। कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1906, 1906। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते। देखिए 1905 का हमने अधिवेशन पढ़ लिया, 1904 का पढ़ लिया, उसके बाद हम 1906 की बात करेंगे। इसमें जो अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसके क्या रहे? अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी रहे। उसके बाद इस अधिवेशन से जुड़ी हुई जो और बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। देखिए दादा भाई नौरोजी ने, शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया मैंने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम, सबसे पहले अगर बात करें, कांग्रेस कांग्रेस मंच से, कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम क्या करा? स्वराज, स्वराज शब्द का प्रयोग किया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अब आप बोलेंगे जी शब्दों का प्रयोग भी पढ़ना पड़ेगा, तो मतलब कब कोई शब्द प्रयोग किया गया। देखिए अभी तक का कोई अधिवेशन ऐसा रहा कि कोई हमने ऐसा शब्द बोला हो कि भाई इस शब्द का प्रयोग कब किया गया या नहीं किया गया? नहीं। अगर यहाँ हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा? इंपॉर्टेंट वर्ड होगा। स्वराज का मतलब क्या है? स्वयं का शासन। और उस वक्त जब भारत हमारा क्या था? गुलाम था, और 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, तो इसी के लिए तो लड़ाइयाँ चल रही थी, स्वराज के लिए। ये शब्द इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम स्वशासन चाहते थे, उसके लिए इतनी संस्थाएं बनाई गई, तो ये वर्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मत बोलिएगा कि ये कोई शब्द इसलिए इम्पोर्टेंट था, पूछ लेगा। कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज का शब्द कब प्रयोग किया गया? तो आप बोलेंगे दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया? 1906 की कलकत्ता अधिवेशन में किया था। ठीक है, अगर वैसे बात करें, थोड़ा सा जान लेते हैं शब्द के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, स्वराज का मतलब क्या? स्वयं का शासन। अगर हम कांग्रेस जोड़ देंगे और दादा भाई नौरोजी जोड़ देंगे, तो सर्वप्रथम स्वराज का शब्द क्या करा? प्रयोग किया गया इस अधिवेशन में। लेकिन इससे भी पहले एक व्यक्ति थे, दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? स्वराज शब्द का, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम क्या करा था? प्रयोग किया, सर्वप्रथम प्रयोग। अगर सिंपल ये पूछ ले स्वराज शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया, तो आप ऑप्शन में चाहे दादा भाई नौरोजी हो चाहे कोई भी हो, अगर स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन में है, तो आपका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर सिर्फ सवाल ये पूछा गया कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, और ऑप्शन में चाहे आ जाए दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, ठीक है, या तीसरा ऑप्शन आ जाए गांधी जी, दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आ जाए नन ऑफ दीज या कुछ भी, आप ये वाला लगाएंगे। ये शब्दों की कीमत है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आ गया कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, आप क्या बोलेंगे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। एक एक शब्द का मतलब है, जैसे ही कांग्रेस हटा, दयानंद सरस्वती, कांग्रेस जोड़ दिया इसमें, तो दादा भाई नौरोजी। इसलिए इन शब्दों का क्या होता है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है।
उसके बाद थोड़ा सा हम एक दो बातें और जान लेते हैं। देखिए, कुछ स्थितियां ये बनी हुई थी, थोड़ा अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। देखिए, दादा भाई नौरोजी इसमें पहले अध्यक्ष नहीं, मतलब इनका कोई नाम था नहीं यहाँ पर अध्यक्ष बनने का। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी का अध्यक्ष बनने का भी कोई नाम नहीं था। तो जी कैसे बन गए देखते हैं। नरमपंथी और गरमपंथी, ये दो गुट थे। ठीक है, नरमपंथी मतलब जो उदारवादी सोच का व्यक्ति हो, गरमपंथी मतलब जो एकदम एक्शन ले ले। एक्शन कैसा? उग्रवाद। उग्रवाद मतलब ऐसा नहीं कहेंगे, एकदम जो कहते हैं ना डंडे की मार से मारने वाला, मार से ही मानेगा कोई व्यक्ति, तो गरमपंथियों का काम था कि जी हम मारेंगे डंडा। और नरमपंथी क्या? विचारों से मारने वाला व्यक्ति। तो इसलिए इसको ऐसे समझ लें, नरमपंथी और गरमपंथी। ठीक है, अब देखते हैं जो नरमपंथी थे। नरमपंथी चाहते थे जी राम बिहारी घोष। राम बिहारी घोष क्या बने? अध्यक्ष बने। ठीक है, और गरमपंथी चाह रहे थे जी कि बाल गंगाधर तिलक बन जाए। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक क्या करे? अध्यक्ष बन जाए। अब इनमें क्या हो गया ना, विरोध भाषा हो गई। ये तो एक ही पार्टी में, पर क्या हुई? विरोधी भाषा हो गई। उसी वक्त क्या हुआ, जो दादा भाई नौरोजी थे, डीबीएन, ये लंदन में थे। ध्यान दीजिएगा, नोट्स ऐसी बनते हैं। आपको भी पता होना चाहिए दादा भाई नौरोजी उस टाइम लंदन में थे। तब यहाँ नहीं कि लंदन में थे, ये सब लिखना पड़ेगा। ये बस एक बार बनाए जाते नोट्स, उसके बाद तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनबी लंदन लिख गया, और जैसे ही अधिवेशन सामने आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त दादा भाई नौरोजी कहाँ थे? लंदन में थे। नरमपंथी राम बिहारी घोष को बनाना चाह रहे थे, गरमपंथी बाल गंगाधर तिलक को क्या कर रहे थे? अध्यक्ष बनाना चाहते थे कांग्रेस अधिवेशन का। और दादा भाई नौरोजी कहाँ थे? लंदन में थे। तो इनको वहां से बुलाया गया, भाई आइए आप और यहाँ देखिए। और दादा भाई नौरोजी की जो ख्याति थी, वो नरमपंथी में ही बहुत अच्छी थी और गरमपंथी में ही बहुत अच्छी थी। ये खुद उदारवादी व्यक्ति थे, ध्यान दीजिए, नरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। लेकिन ख्याति ध्यान दीजिएगा, ख्याति गरमपंथी में भी बहुत अच्छी बनाई हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है कि गरमपंथी हमेशा यही रहेगा कि हाँ जी हमने लठ से ही, डंडे से ही बात करनी है, कि हमेशा डंडा चालू रखेंगे कि हाँ ये बात हमारी मानेगा। लेकिन वही व्यक्ति तो वही ठीक होता है ना, जिसके अंदर नरमी भी हो गर्मी भी हो। ठीक है, ये समझ लीजिए उसी व्यक्ति के अस्तित्व के रहे होंगे, जिनकी बात खुद गरमपंथी भी मान रहा हो। तो व्यक्ति व्यक्ति जितना मान रहा होगा, ये बात को समझने की कोशिश करनी होगी हमें। ठीक है, उस टाइम जो व्यक्ति पूरा कर्मठ होकर, ध्यान दीजिएगा, जिसके विचारों में दम था, जिसे बात करते समय भी ना इस तौर पे ना देखा जाए कि ये गरमपंथी है नरमपंथी, इस लेवल के व्यक्ति थे। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी लंदन से बुलाए गए और गरमपंथी नरमपंथियों के पास बैठे और बातचीत हुई। उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि भाई दादा भाई नौरोजी क्या होंगे इस अधिवेशन के, क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये अध्यक्ष कैसे बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, कहानी तो यही खत्म थी कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 में अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। तो हमने ये क्यों जान लिया? अब ये बोलते, ठीक है, खुद सोच के देखिए, आपको वो चीज ज्यादा याद होगी जिसमें आप थोड़ा लॉन्ग टर्म तक बैठे हैं, या वो चीज की एक बार पढ़ी और बस जी फिर हम देख लेंगे कभी और दिन? समझ रहे? तो आपको हमेशा वही चीज ज्यादा याद होगी जिसमें आप थोड़ा सा समय देकर बैठे हुए हैं। वही आपको चीज क्या होगी? आपके माइंड में रहेगी। आपको ये लगेगा कि हाँ भाई मैंने ये चीज पढ़ी हुई है। ठीक है, तो हमेशा जब आप स्टोरी पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए पढ़िए ताकि आपको कोई नाम, क्या परिस्थितियां रही होंगी, याद हो सके। ठीक है, आपके दिमाग में वो रह सके। अगर आपका कहीं पीटी पर्सनालिटी टेस्ट भी हो रहा है, अगर आपका कहीं इंटरव्यू भी हो रहा है और इन चीजों को लेकर हो गया, आपको क्या, आपकी क्षमता को जाना जा सके कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने रट्टा तो नहीं मार रखा है कि दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन 1906, बस ये चार चीजें जान के तो नहीं रुका हुआ, ये उन परिस्थितियों को जानता भी है जिन परिस्थितियों में ये बने। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है कि दादा भाई नौरोजी बने। लेकिन
कोई एग्जाम में अगर इसको जोड़कर सवाल बना दिया तब क्या किया जाएगा, तब आपको परिस्थिति याद होनी बहुत जरूरी। जैसे आइए मैं बताता हूँ, थोड़ा एग्जाम को लेकर देखते हैं। देखिए क्या श्रेणियां होती है एग्जाम की। एक श्रेणी होती है जीडी लेवल की, मतलब जो सिपाही लेवल की होती है। तो वहां आपसे क्या करा, सीधी सीधे एक प्रश्न बनाया, एक लाइन का, और 4 ऑप्शन दे दिए। वहां आपने जैसे यहाँ पूछ दिया कलकत्ता अधिवेशन 1906 का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, तो वहां पे बहुत ही कम चांस होंगे कि परिस्थितियां पूछकर सवाल बनाया जाए। ठीक है, जीडी लेवल पे जो भी होते हैं, जो सिपाही लेवल के होते हैं, कोई स्टेट हो गया, सेंट्रल की हो गई। आप थोड़ा ऊपर आएंगे, अगर इसमें आए आप सीजीएल, ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल। और ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ जी एक लाइन में पूछ दिया तो यही पूछेंगे, परिस्थितियां वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं 95% या 90% की बात कर रहा हूँ। अगर उन्होंने परिस्थितियां डालना शुरू कर दी तो जीडी में ही पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा चांस ऐसे है कि वो एक बार में इन चीजों को पूछ ले। ठीक है, लेकिन अब आ गया सीजीएल और सीएचएसएल, वो सीजीएल सॉरी, या सीपीओ लेवल का जो होता है। ठीक है, यहाँ सीएचएसएल डाल लीजिए, जैसा भी, मतलब जो भी डालेंगे ये लगभग चीजें ऊपर की तरफ चलती चली जाएंगी। ठीक है, इस लेवल पे आ गए तो यहाँ भी चीजें वन लाइनर पूछ लेगा, वन लाइनर सवाल बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उठ जाएगा लेवल। वर्तमान में बात करें तो लेवल तो अब सिपाही लेवल भी उठा हुआ है, जीडी लेवल का भी जो एग्जाम लेवल है वो काफी अच्छा उठा हुआ है। लेकिन मैं एक एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि हाँ जी आपको सोच से कहाँ सवाल पूछा जा सकता है। तो सीजीएल सीपीओ लेवल में आ गए आप। ठीक है, वहां भी आपकी बात हुई तो वहां भी वन लाइनर सवाल बनते हैं, और कभी कभी क्या होता है इसे भी ले लिया जाता है विचारधारा के हिसाब से। अब थोड़ा सा और ऊपर है, अब पीसीएस लेवल पे गए, और इसके बाद आप यहाँ पे यूपीएससी लेवल पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो जी इसको ये सारा ही चाहिए, यहाँ खेल सारा चाहिए। यहाँ पर लाइन ऐसे बनती है, इन पर लाइन बनती है कि कल आप देखिए देखिए कैसे लाइन बनती है, बताता हूँ आपको। पीसीएस लेवल पे और यूपीएससी लेवल पे कैसे सवाल बनते देखिए, ऐसा बन जाएगा, निम्न में से कथन सही है, ये सवाल बनेगा ऊपर। ऑप्शन आएंगे आपके 4, 1 2 3, देखिए क्या आएगा। पहला आ गया कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1906 का अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी यहाँ से देख के सिर्फ सवाल बना रहा हूँ, लेकिन सवाल कैसा बनेगा वो बता रहा हूँ। ठीक है, पहली बात ये आ गई। दूसरा ऑप्शन बन जाएगा 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। तीसरा ऑप्शन बन गया 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता डीएनबी ने, मतलब दादा भाई नौरोजी ने नहीं की। और चौथा ऑप्शन आ जाएगा कि 1906 का जो अधिवेशन था, 1906 का अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए नरमपंथी राम बिहारी घोष, राजबिहारी राम बिहारी, राजबिहारी घोष, ठीक है, रास सॉरी रास है, रास बिहारी, रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे, घोष को बनाना चाहते थे। अब आ गई बात, अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और इन 4 ऑप्शन में से अब ध्यान दीजिए, ये तो 4 ऑप्शन दे दिए, लेकिन अभी आपको और थोड़ा सा खेल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा देखिए, अब यहाँ जहां टिक लगाना है वो देखेंगे। पहला ऑप्शन देंगे कि इनमें जैसे 1 2 3 ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4 ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दिया 1 ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है, मतलब ये ऑप्शन में से ध्यान दे लीजिए। चौथा आ गया 1 ठीक है, 4 ठीक है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, 1 ठीक है, 3 ठीक है, 1 ठीक है, 2 ठीक है, ये क्योंकि ना सही पूछा है। ठीक है, अब मैं 4 ले लिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी एनालिसिस करे बिना ऑप्शन दे दिया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ती। अब आपको खुद बताइए कि अगर 1906 का कलकत्ता अधिवेशन आपको पता है, ये भी पता है कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 कहाँ, कलकत्ता में हुआ था,
तभी तो आप बता पाएंगे कि ये चीज ठीक है कि नहीं। पहले में देखो, कलकत्ता अधिवेशन 1906, ठीक है, कलकत्ता में ये हुआ था अधिवेशन 1906 में। अब आगे बढ़िए, उसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और अगर हमने पढ़ा है तो इसका मतलब क्या, पहली बात बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब क्या, पूरा याद होना चाहिए। और मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आए एग्जाम में, वन लाइनर में अगर पूछ लिया, यूपीएससी लेवल पे ये कम चांस होंगे कि ऑप्शन में ये बना के दे देगा, कम चांस बोल रहा हूँ, कि कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1906 का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो वहां पर आपको ऐसे याद करोगे 1906 में दादा भाई नौरोजी था। लेकिन यहाँ पर क्या कहेगा, पूरा सवाल बताओ जी, कि आपको ये पता भी है कि 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था नहीं हुआ था। अगर हुआ था 1906 में, तो ये पता है कि अध्यक्ष कौन था, तो आपको तीनों चारों बातें पता होंगी, तभी आप पहले पे टिक लगाएंगे। ऑप्शन के हिसाब से पहला तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी चारों ठीक है। अभी आगे देखते हैं। अगला बात आ गई, 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। अब अगर हुआ था तो राइट लगा देंगे, कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन, नहीं पता तो नहीं पता। आगे आया 1906 का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया। अगर किया है तो हाँ पता होगा, नहीं किया इसका मतलब ये बात गलत है। इसका मतलब इसमें से जो तीसरा ऑप्शन होगा, जैसे ये वाला, ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें से हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल में क्या है, दो ठीक है, ठीक है। अब तीसरा वाला गलत है, हमने सही बोला है, सही वाले ऑप्शन दिए होंगे। अब चौथा, ये हमें गलत दे दिया यहाँ पर, फिर चौथा देखेंगे। 1906 का अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए नरमपंथी रासबिहारी घोष को बनाना चाहते थे, रासबिहारी घोष को क्या करते थे, अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। तो चौथी बात बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे 4 लगाया दूंगा। आपका वन पहला क्वेश्चन ठीक होगा। ये क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीसरा भी लिखा हुआ है और वो तो ठीक था नहीं, तो इसलिए गलत है। यहाँ 3 लिखा है, वैसे ही गलत है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ 1 और 4 लिखा ना, तो इसमें 2 भी था ठीक, यहाँ पे 2 है नहीं, इसलिए ये गलत हो गया, पहला ठीक। इस ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई गलती मत निकालने लगना कि हाँ जी तुमने ये ऑप्शन क्यों दे दिया, तुमने ये ऑप्शन क्यों दे दिया। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि मतलब बड़े लेवल पे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। उनको पता है कि बच्चे को किस लेवल तक पढ़ना होगा, ठीक है। मतलब और सिलेबस जब देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होता है। ये आपकी टेस्ट लिया जाता है। अब आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना घोल के पढ़ के आए हैं, तब ये समझ उत्पन्न करता है, ठीक है। यहाँ पर आप रट्टा नहीं मार सकते, यहाँ पर आपको समझ के ही, क्योंकि अधिवेशन एक नहीं बहुत सारे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष को लेके विवाद बना, विवाद बनने के बाद क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी को बुलाया गया लंदन से। अब बुलाने के बाद क्या करा गया जी, ख्याति बहुत अच्छी थी उनकी नरमपंथी के बीच में, गरमपंथी के बीच में। उसके बाद उन्होंने क्या करा, दादा भाई नौरोजी को क्या करा गया, इसमें अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। 2-3 बात और समझते हैं। इस अधिवेशन में क्या हुआ, 4 प्रस्ताव पारित हुए, 4 प्रस्ताव पारित, 4 प्रस्ताव पारित किए गए, वही बिल को क्या करेगा, पास किया गया, ठीक है। कौन कौन से थे वो 4। पहला था राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा। दूसरा था स्वदेशी, स्वदेशी, स्वदेशी समझते होंगे, तो स्वयं के देश में हो, ठीक है, वो स्वदेशी। उसके बाद तीसरा आया स्वशासन, ठीक है, स्वयं का शासन। चौथा हुआ जी बहिष्कार, बहिष्कार क्या हो गया, बहिष्कार। अब कुछ कुछ आपको समझना चाहिए कि ये किस किस लेवल की भाषा है। बहिष्कार मतलब वही स्वदेशी आंदोलन से लेना देना होगा इसका। देखिए ये होता है कॉमन सेंस। 1905 में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया, कांग्रेस ने किया गया, और कांग्रेस का अगला अधिवेशन भी हुआ है, तो ये प्रस्ताव यहाँ पारित कर दिया ना। अब कोई चीज कानून बनेगी तब वो चीज फैलेगी। जैसे आप खुद सोचिए कि वर्तमान स्थिति में अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक नियम के अनुसार, जैसे आप इस देश में हैं तो किसी नियम के अनुसार भी होंगे, आप यहाँ के नागरिक होंगे, तो कोई अधिनियम कानून ये सब चीज तो होंगी ना, वो सभी फैक्टर काम कर रहे होंगे, तभी तो आप यहाँ रह रहे हैं। आप ये सोचिए कि आप कोई जुर्म नहीं कर रहे, किस डर से, क्योंकि आपको आपको पता है कि भैया अगर मैंने ये काम कर दिया, जुर्म तो हो रहे हैं, लेकिन मैं बात करूँ कि आप क्यों नहीं कर रहे, मैं ये बात करूँ कि आप क्यों नहीं कर रहे, तो आपको एक नियम कानून का क्या डर है, या फिर आप सोचते हैं कि हाँ जी मेरा इसमें नाम ना जुड़ जाए, या ये गलत चीज में नाम ना जुड़ जाए, इसलिए आप नहीं करेंगे।
और आपके पीछे क्या होगा, फिर वो कानून पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब वो कानून हमारे लिए ठीक रहने के लिए बनाया गया। इसी तरीके से इनके लिए भी कानून बनाए जाएंगे, तो लोग जब मानेंगे तभी तो अंग्रेजों पे फर्क पड़ेगा कि भैया ये अब एकजुट होने की व्यवस्था बना रहे हैं और हमको थोड़ा नीचे रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी कोई व्यवस्था ही नहीं है तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, हम पे कभी तक भी शासन कर सकता है। ठीक है, या किसी भी चीज को लेकर, शासन ही नहीं, किसी भी चीज को लेकर मैनिपुलेट कर देगा आपकी बात को, या आपको, या फिर आपको ह्यूमिलेट कर सकता है, कुछ भी चीज। ठीक है, एक्सप्लॉइट कर देगा। जब तक आप किसी अपने आप को इन चीजों में मजबूत नहीं करेंगे, तब आपको किसी भी चीज को आप मजबूत करना होगा आपको। ठीक है, मजबूत करके ही चीजें क्या होंगी, आपके समक्ष चल पाएंगे, आपके साथ चल पाएंगे। लेकिन आप अपना स्टैंड ही मजबूत नहीं रखेंगे तो आपके साथ कौन चलने वाला कहीं भी। ठीक है, इसको सिर्फ कभी भी ना ध्यान दीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ इसलिए मत पढ़िए कि वो एक एग्जाम है, ये तो होगा ही, ये तो दायरा जुड़ा ही बड़ा है, जुड़ा ही हुआ है। इसलिए पढ़िए कि जिस तरह से आपके पास कोई गाइडेंस थी या नहीं थी, अगर आपके पास कोई गाइडेंस थी तो उस गाइडेंस को आप आगे कैसे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, या फिर आपके पास अगर कोई गाइडेंस नहीं थी तो आगे की जनरेशन के लिए आप गाइडेंस अपने आप को तैयार कर रहे हैं, गाइड करने के लिए। ये सब चीज ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, इन चीजों का जब आपको आपको फर्क समझ में आएगा ना, तब आपको पढ़ाई की असली अहमियत समझ में आएगी। इन चीजों को देखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1906 का जो अधिनियम था, अधिवेशन था, ये भी खत्म कर दिया हमने। अब 1907 की बात करते हैं। सूरत अधिवेशन 1907। देखिए, इसके जो अध्यक्ष, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहे, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं, इस अधिवेशन की क्या 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 इसमें चीजें हुई, वो सब देखते। देखिए, 1907 में, 1906 में ये तय हुआ कि 1907 का अधिवेशन नागपुर में होगा। कहाँ होगा? नागपुर में। कहाँ होगा? नागपुर में। और नागपुर गर्मपंथियों का क्या था? गढ़ था, मतलब जगह थी। गर्मपंथी व्यक्तियों से मतलब सदस्य वहां ज्यादा थे कांग्रेस के, गर्मपंथी दल के। ठीक है, विचारधारा के, तो हमने गढ़ कह दिया। इसके बाद नरमपंथी कम रहे होंगे, गर्मपंथी ज्यादा होंगे, तो वहां पर गर्मपंथियों का एक स्थान था कांग्रेस के अंदर। तो अब क्या हुआ, इन चीज को समझते हैं थोड़ा सा कि अंतिम क्षणों में जब अधिवेशन होने वाला होगा, तो अंतिम क्षणों में फिरोज शाह मेहता ने अधिवेशन का स्थान नागपुर से बदलकर कहां कर दिया? सूरत कर दिया। अधिवेशन का जो स्थान था नागपुर से हटा के कहां कर दिया? सूरत कर दिया। ठीक है, अब यही बात हमें समझनी है कि ऐसा क्यों करा गया होगा। इसमें अगर आपके विचार जान लिए, अगर यहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि विचार क्या है आपके उनके लेकर, है ना, क्या आप समझते हैं? इसे पढ़ तो लिया, हिस्ट्री में ये बात लिखी गई, इतिहास में लिखी गई, बहुत सारे लेखकों ने इन बात को पुष्टि करी। अब उसके बाद इसे पढ़ने के बाद आप क्या समझते हैं, आप इतिहास के अंदर से क्या निकालेंगे, वो देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, अंतिम क्षणों में फिरोज शाह मेहता ने इसे सूरत में कर दिया, तो इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाए। देखिए, पीछे की बातें इसलिए मैं बोला कि आप उसे बेस बना के चलेंगे तो आपको आगे की सारी बातें याद रहेंगी। जब 1906 का अधिवेशन हुआ, 1906 का अधिवेशन हुआ, तो वहीं पर क्या था? गर्मपंथी और नरमपंथी। नरमपंथी चाहते थे कि रास बिहारी घोष बन जाए अध्यक्ष, गर्मपंथी चाहते थे बाल गंगाधर तिलक बन जाए। ठीक है, चाहते थे। इस वाले अधिवेशन में रास बिहारी घोष बन गए। अब कंडीशन देखना, सारी बातें जब जुड़ के सामने आएगी। एक बात और जान लीजिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो दोनों बातें जोड़ देंगी और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये अध्यक्ष क्यों बने। देखिए, कांग्रेस का संविधान, कांग्रेस संविधान, ध्यान दीजिए, संविधान ये मत सोचना भारत का संविधान बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आजादी से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं 1907 की बात कर रहा हूँ।
तो उस टाइम जब कांग्रेस एक संस्था है तो उसका संविधान, संविधान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भारत का संविधान, किसी भी देश का संविधान हो सकता है। और संविधान कहते किसको है? कानून जिनके अंदर हो, मतलब नियम कानून से बना हुआ दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, उसे हम या तो एक कानून शब्दावली मतलब कानून से जुड़ी हुई किताब कहते हैं, ठीक है। या हमने अब जैसे हमारे देश में संविधान है, ठीक है, भारत का संविधान है, किसी भी देश का संविधान, तो नियम कानून से बना होगा, कुछ नियम होंगे, कानून होंगे, वो उस देश पे लागू होते होंगे तभी तो। ऐसी कांग्रेस का जो संविधान था, जो कांग्रेस चलेगी किससे? कांग्रेस संविधान के अंदर जो नियम कानून बने होंगे, इसलिए उसके अंदर एक नियम था। क्या नियम था देखते, एक नियम था कि जिस भी स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन होगा, उस स्थान से संबंधित कोई भी व्यक्ति अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बनेगा। अब इस बात से क्या समझते? मान लीजिए मैं कानपुर से संबंधित व्यक्ति हूँ, ठीक है, मैं विकास जो हूँ कानपुर से संबंधित व्यक्ति हूँ, और मैं कांग्रेस का मेंबर हूँ। मान लीजिए मैं 1907 की बात कर रहा हूँ, आज वाली कांग्रेस को मत लेना। मैं 1907 में कानपुर के संबंधित व्यक्ति हूँ, कानपुर एक जगह है, ठीक है, मैंने मान लिया। और कानपुर में क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। तो अब मैं कांग्रेस के संविधान या नियम के अनुसार उस जगह पर अध्यक्ष पद के लिए नहीं खड़ा हो सकता, चुनाव के लिए नहीं खड़ा हो सकता, या किसी तरीके से नियुक्ति करे या डायरेक्ट नियुक्ति कर दी जाए, वैसा किसी भी चीज के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। ये क्या कहता है? कांग्रेस का संविधान कहता है। अब इस चीज को समझे, इस बात का यहाँ क्या लेना देना है। देखिए, नागपुर खुद क्या था? गर्मपंथी गढ़ था। पिछले 1906 के अधिवेशन में क्या हुआ था? बाल गंगाधर तिलक गर्मपंथी के जो समर्थक, मतलब गर्मपंथी जिनके समर्थक थे कि अध्यक्ष बन जाए। अगर ये नागपुर में होता और यहाँ पर बाल गंगाधर अगर क्या होते, बन जाते अध्यक्ष, तो अधिवेशन कैसा होता? गरमाई से निकला हुआ, मतलब गरमाई से क्या समझे कि गरम दल का बन जाता। किसी भी चीज पर क्या होता है, शायद लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बन सकती। देखिए स्थिति तो 1906 मार्च 4 से बनती हुई आ रही थी, दोनों में मतभेद शुरू हो गए थे, तो वही चीज। इसलिए अंतिम क्षणों में क्या करा, फिरोज शाह मेहता ने सूरत में अधिवेशन करा, और सूरत से संबंधित कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। समझ में आई बात? बाल गंगाधर तिलक सूरत से संबंधित थे, और सूरत में अधिवेशन हुआ, तो बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष पद के लिए क्या हो गए? एलिजिबल नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इनका तो यहाँ से नाम हटा देते। अब 1906 के बाद 7वें अधिवेशन हुआ है, नरमपंथी विचारधारा के रासबिहारी घोष थे। अब दावेदारी भी इनकी थी, तो क्या करा गया, इनको अध्यक्ष बना दिया गया अगले अधिवेशन में, और अधिवेशन किया गया। ठीक थे, ठीक है जी। अब यहीं तक बात होती है, समझ में आती बात, लेकिन बात थोड़ी और बढ़ी। क्या बढ़ी वो देखते हैं। 4 जो प्रस्ताव 1906 में पारित हुए थे, क्या हुआ? 4 प्रस्ताव जो पारित हुए थे 1906 में, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, ठीक है, स्वशासन। अगर समझ में ना आया तो मैं बोल रहा हूँ उसे, ठीक है। 1906 वाले मैंने चारों लिखे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, स्वशासन, और लास्ट वाला था बहिष्कार, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, स्वशासन खास तौर पे लेके, स्वशासन को लेकर क्या हुआ जी, दोनों दलों में इस पे ही मतभेद हो गया। क्यों मतभेद कर दिया जी? इसकी व्याख्या को लेकर। जब ये पारित किया गया, जब ये बिल पारित किया गया, इसका प्रस्ताव पारित किया गया, तो पारित करने के बाद जिसकी व्याख्या थी, इसकी व्याख्या को लेकर, स्वशासन पारित करने की व्याख्या, जो स्वशासन संबंधित व्याख्या थी, एक्सप्लेन उसको किया गया, उसके उस व्याख्या को संबंधित लेकर क्या हुआ, दोनों विचारधारा के व्यक्तियों में क्या हुआ, मतभेद हो गया। तो जब 1905 में मतभेद की बात चली, 1906 में मतभेद की बात चली, 1907 में मतभेद की बात करी, तो मतभेद कभी ना कभी तो उभर के बाहर आएगा ना, कितना दबा रह जाएगा, ठीक है। तो मतभेद बाहर आएगा, तो व्याख्या को लेकर क्या हुआ, मतभेद हो गया। अब आप बोलेंगे यार स्वशासन को लेकर क्या, ध्यान दीजिए, ये विचार समझ में आया आपको जो मैंने बाल गंगाधर वाले बताया। मैं दूसरा सवाल आपसे यहाँ दोबारा बोल दे रहा हूँ कि स्वशासन को लेकर जब दोनों ही दल चाहते थे स्वशासन, तो इसको लेकर क्या मतभेद हो गया? अब यही सवाल बनते हैं, यही सवाल ये होते हैं इंटरव्यू के सवाल। सीधा आपसे पूछ लिया कि जब यहाँ पर बाल गंगाधर ठीक है क्यों एलिजिबल नहीं हुए,
रास बिहारी घोष की क्या कंडीशन हो सकती है अध्यक्ष बनने की, उस ये वाले भी क्लियर कर दिया। लेकिन अब बात कर दी मैंने स्वशासन की। स्वशासन मतलब तो होता ही स्वयं का शासन है, और पूरी ही कांग्रेस ये चाह रही थी कि स्वयं का शासन हो। तो इसको लेकर क्या मतभेद हो गए दोनों दलों में, ये तो दोनों की पक्ष की बात हो रही थी। इसको लेकर अब आप ये बताइए, क्या स्वशासन आप पूर्ण चाहेंगे या अधूरा? सवाल तो ये बन जाता है। यही चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्वशासन जो है, ऐसा नहीं है कि आपने स्वशासन, अगर मैं बात करूं 1907 के आसपास की, तो उस टाइम पे इसको परिभाषित नहीं किया गया था, कोई इसकी परिभाषा नहीं थी। जैसे आज बोले थे ना स्वशासन, तो आप ये लगभग 100-150 सालों से सवाल जो चीजें हमारे सामने बना के आ रही है ना, तब हम बोल पाते हैं स्वशासन को ऐसे कहते हैं जी, स्वयं का शासन। लेकिन उस वक्त उसको एक्सप्लेन करने की क्षमता, व्याख्या करने की क्षमता जिसके अंदर जैसी रही होगी वो वैसे करेगा। देखिए क्या क्या हो सकती है, यही विचार है, यही आपसे सवाल किया जा रहा है, स्वशासन को बताओ। देखिए, अगर एक विचारधारा ऐसी बन जाए कि जी हम किसी के अधीन रहकर, किसी के अंतर्गत रहकर फ्रीडम चाहते हैं, तो क्या वो स्वशासन है? हो सकता है, पर लेकिन किसी के अधीन रहकर। अब बोलेंगे जब किसी के अधीन हो तो स्वशासन कैसा? ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरी कोई वस्तु है ना, मान लीजिए मेरी घड़ी है, ये एक संसाधन है। अब इसका यूज कोई और कर रहा है मेरी, पर यूज कोई और कर रहा है। उसने कह भी दिया कि जी आपका इस पे फ्रीडम है पूरा का पूरा, लेकिन यूज तो वो कर रहा है, उसने तो कह दिया। आप ऐसा फ्रीडम चाहते हैं या ये फ्रीडम चाहते हैं कि हाँ जी मेरी मर्जी होगी, मैं अपने संसाधन किसी को भी दे सकूं और उससे ले सकूं? लेकिन मतलब देने वेने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे देश उठा के दे दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रीडम, आप आपका शासन उसमें चल सके, भारतीयों का शासन उसमें उस देश में चल सके, ऐसा फ्रीडम चाहते हैं, ऐसा स्वशासन चाहते हैं, या किसी के अधीन रहते हुए किस अपना स्वशासन चाहते हैं? ये है इसकी अलग अलग परिभाषा। तो कहीं ना कहीं इस विचार को लेकर दोनों मतभेद तो होना था, क्योंकि ये तो पूर्ण स्वराज की बात करने शुरू कर देंगे, पूर्ण स्वशासन की। और ये शायद ऐसे स्वशासन की बात कर रहे हो कि हाँ जी आप हमारे यहाँ संसाधन को यूज कर लीजिए अंग्रेजों के प्रति। लेकिन गर्मपंथी नहीं चाह रहा बिल्कुल भी, कह रहे जी हमारा संसाधन हम यूज करेंगे, अगर हमें लगेगा कि आपको थोड़ा बहुत करना चाहिए तो हम बिल्कुल आप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें नहीं लगेगा तो हम संसाधन को नहीं आपको देंगे। लेकिन ये चाह रहे हैं जी बातों से बात काम चल जाए, हमारी बात बातों से कहते हैं ना, विचारों से ही सहमति बन जाए। लेकिन क्या पता ना बने, आज सहमति बन रही है, कल आपके ऊपर आज थोड़ा बहुत अधीन हो, लेकिन कल पूरी तरीके से अधीन कर ले। अगर मान लीजिए, अगर यहाँ बात मान भी ली जाए कि जी आज आप मेरे अधीन रह के काम कीजिए, आपको फ्रीडम दी जाएगी, लेकिन कब तक? अगर एक दिन ऐसी आदत पड़ गई कि हाँ अधीन रहकर ही रहने की आदत पड़ गई, तो आज भी तो कभी भी आपको पूरी तरीके से अपने अधीन ले लेगा, कहीं भी छीन सकता है आपके अधिकार। तो इसलिए इस चीज के लिए गरम दल तैयार नहीं था, और नरम दल इस चीज के लिए तैयार नहीं था कि हाँ जी हम लड़ झगड़ कर चीज लेंगे। ऐसा नहीं कहूंगा कि पूर्ण स्वशासन के लिए तैयार नहीं था, मैं ये कहूंगा लड़ झगड़ कर, या जिसमें हाथापाई लड़ाई झगड़ा हो सके, इस चीज के लिए नरमपंथी तैयार नहीं था। वो अपनी बातचीत से किसी भी चीज को सुलझाना चाह रहा था। तो ये मतभेद रहे होंगे स्वशासन को लेकर, ठीक है। अब ये मतभेद जब सामने आए, अब होगा क्या वो देखेंगे। यहाँ पर पहली बार अंततः जिसे कहेंगे हम, तब इतनी सारी बात हमारे सामने आई, घूम फिर कर अंततः कांग्रेस का क्या हुआ। अभी हाथापाई भी हुई थी इसमें, ध्यान दीजिएगा, इस अधिवेशन में हाथापाई भी हुई थी। अब देख लीजिए आप कि नरमपंथी के अध्यक्ष होते हुए भी हाथापाई हो गई। अगर गर्मपंथी के अध्यक्ष होते तो बहुत ज्यादा मामला बढ़ जाता। लेकिन चलो, अंततः कांग्रेस का क्या हुआ, प्रथम बार क्या हुआ जी, पहली बार क्या हुआ, विभाजन हुआ। विभाजन मतलब बट गए जी। अब गर्मपंथी अलग हो गया, नरमपंथी मतलब इस कांग्रेस से गर्मपंथी पक्ष अलग हो गया, ठीक है। क्या हुआ, विभाजन हो गया। एक क्या हो गया, यहां से निकल के आता है नरमपंथी गर्मपंथी दल। जो मैं अभी से पहले नरमपंथी या गर्मपंथी बोला, उस टाइम तो विचारधारा,
लेकिन यहाँ पर बन गया ये नरमपंथी दल। ठीक है, यहाँ बन गया गर्मपंथी दल, अलग अलग हो गए जी गर्म दल। ठीक है, ये क्या हो गए जी, अलग अलग हो गए। अब जब अलग अलग हो गए, ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ, तो यहाँ पर एक एक एनी बेसेंट थी, एक लेडीज थी एनी बेसेंट। इन्होंने क्या कहा था कांग्रेस के इतिहास में, इसको काले दिन के रूप में कहा, काले दिवस। कांग्रेस के इतिहास में काले दिवस के रूप में क्या कहा, इसे कहा। अधिवेशन को ही कहा होगा जब यहाँ हाथापाई हो गई। और ये क्या हुआ जी, एक असफल अधिवेशन था, असफल अधिवेशन रहा, असफल अधिवेशन रहा। जब कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा तो अधिवेशन क्या रहेगा, असफल रहेगा। और ये अधिवेशन अगर देखा जाए तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इसको मतलब सवाल बनते हैं, पर ये अधिवेशन असफल रहा तो इसको कांग्रेस की गिनती में नहीं गिना जाता। वैसे 23rd था अधिवेशन, लेकिन इसके ये अधिवेशन दोबारा जो हुआ ना 23rd अधिवेशन, अगला अधिवेशन बताऊंगा 1908 वाला मद्रास में हुआ था, वो बताऊंगा अभी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 23rd अधिवेशन, ये वाला तो होने जा रहा था लेकिन ये असफल असफल हो गया, इसलिए इसको 23rd में गिनते नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये असफल रहा, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला इसमें, टूट और गया कांग्रेस। टूट गया तो एनिमेशन ने क्या कहा, इसको काले दिवस के रूप में कहा। ठीक है, काले दिवस के रूप में क्या कहा, इसको कहा। इसकी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। ठीक है ना, कहेंगे ना असफल रहा, कार्रवाई पूरी नहीं हुई। जब जिस चीज की कार्रवाई पूरी नहीं होगी तो उसको हम कैसे मान लें। ठीक है, तो ये इसकी कहानी रही। ठीक है, असफल रहा, असफल रहा, इसकी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, ये बात समझी हमने। और इसको पुनः क्या करा गया जी, दोबारा से जब 23rd अधिवेशन वो असफल रहा तो ये दोबारा आयोजित किया गया। अब हम पढ़ेंगे 1908 का अधिवेशन, 1908 का अधिवेशन। देखते हैं जी, देखिए मद्रास अधिवेशन, मद्रास में हुआ मतलब ये 1908 का अधिवेशन है। ठीक है, और ये अधिवेशन क्यों किया गया था जी, क्योंकि इससे पहले वाला अधिवेशन जो सूरत में हुआ था वो क्या हुआ, सफल रह गया, उसकी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, इसलिए इसको गिनते हैं 23rd अधिवेशन। अगर वो पूरा हो जाता, उसकी कार्रवाई पूरी हो जाती है, वो ठीक तरह से निभ जाता, तो 23rd अधिवेशन सूरत वाला होता। ठीक है, तो इसलिए अगर आपसे 23rd अधिवेशन पूछा जाए तो आप बोलेंगे मद्रास। ठीक है, लेकिन ये है कि सवाल बन सकता है 23rd अधिवेशन। ठीक है, मद्रास का, मद्रास अधिवेशन 1908 बना। ठीक, अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हो। देखिए, इसके जो अध्यक्ष रहे वो रास बिहारी घोष ही रहे। कौन रहे, रास बिहारी घोष। सवाल बन जाता है लगातार दो अधिवेशन के लिए, लगातार दो अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में कौन रहे थे, रास बिहारी घोष रहे। लगातार कोई नहीं रहा अभी तक, ये रहे थे पहली बार। लेकिन अभी आप बोलोगे कि जी जब वो अधिवेशन हमने गिना ही नहीं, जब हम उसे कांग्रेस के इतिहास में अधिवेशन गिनते नहीं है तो आपने सवाल क्यों बना दिया। ध्यान दीजिएगा, जब वो शुरू किया गया होगा अधिवेशन तो उसे सफल बनाने के लिए तो किया गया होगा, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बैठी कि उस अधिवेशन पूरा नहीं हो सका, तो क्या सवाल नहीं बनेंगे, सवाल तो बनेंगे। अध्यक्ष तो बनाया गया था ना, इसलिए एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू सवाल बन जाएंगे जिसका असफल होने से लेना देना ना हो। तो अध्यक्ष का क्या असफल होने से लेना देना है, नहीं। तो अध्यक्ष का क्या है, उस सिचुएशन ऐसी रही कि वो असफल हो गया, लेकिन अध्यक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, लगातार दो बार क्या हुआ जी, रास बिहारी घोष पहले व्यक्ति ऐसे बने जो लगातार कांग्रेस का अधिवेशन करने में सफल रहे। ठीक है, देखिए अब इस अधिवेशन से जुड़ी हुई बातें पूरी करते हैं। और एक बात अब समझ लेंगे कि अब जो कांग्रेस थी ना, वो पूरी तरीके से नरमपंथी दल के रूप में रह गई, क्योंकि गर्मपंथी तो अलग हो गया था। ठीक है, तो इसलिए भी जान लिया हमने इसमें। ठीक है, अब ये बन जाएगा उदारवादियों का अधिवेशन, उदारवादियों का अधिवेशन, का अधिवेशन। ठीक है, अधिवेशन था भाई, जब गर्मपंथी बाहर निकल गए तो उदारवादियों का अधिवेशन बन के रह गया। ठीक है, इसमें क्या करा उदारवादियों ने, क्या करा जी, नया संविधान बनाया। उदारवादियों ने क्या करा जी, उदारवादियों ने
जिन्होंने कांग्रेस का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, जब संविधान पहले इससे पहले बनाया गया होगा तो दोनों दलों मतलब दोनों तरह की विचारधारा को देख के बनाया गया होगा। और अब क्या करा जी, जब एक ही विचारधारा बची रह गई तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल के नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है ना, कांग्रेस का नया, उदारवादियों ने क्या करा, नया बना दिया जी। उसके बाद ये वाली बात बोली थी मैंने, लगातार दो बार लगातार बनने वाले फर्स्ट अध्यक्ष किसके, कांग्रेस अधिवेशन के, कौन थे, रास बिहारी घोष थे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं 1909 के अधिवेशन की। 1909 के अधिवेशन की बात करेंगे। देखिए अब अधिवेशन जो है बस वो थोड़े छोटे छोटे हो जाएंगे, तो जो मतलब जो इम्पोर्टेंट रहता है उसके बारे में बता रहे हैं, और जिसमें कुछ ज्यादा चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि जगह कहाँ हुआ मतलब वो अधिवेशन, और उसके अध्यक्ष कौन रहे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं वो सब चीजें। देखिए लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन 1909, 1909। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1909, इसकी बात करते हैं। इसके अध्यक्ष जो रहे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन, मदन मोहन मालवीय जी क्या रहे, इसके अध्यक्ष रहे। इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की दो बार अध्यक्षता की थी, एक तो लाहौर ये वाला 1909 का, एक की थी दिल्ली, दिल्ली अधिवेशन 1918। ठीक है, दिल्ली अधिवेशन 1918 की अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन 1909 जो ये पहला मतलब ये पहला वाला था। जब हम 1918 वाला पढ़ेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि मदन मोहन मालवीय जी ने दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग 10 की बात करते हैं। ठीक है, इलाहाबाद 24वां था, 1909 वाला। ठीक है, ये 25वां है। इलाहाबाद, इलाहाबाद अधिवेशन 1910, 25th, 25वां अधिवेशन, 25th सेशन। ठीक है, इसमें कौन रहे, विलियम वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न, इनका नाम आपने सुना होगा पहले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं पीछे का रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले यूरोपीय थे। एक सवाल तो ये बनता है, लेकिन विलियम वेडरबर्न दो बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले यूरोपीय थे। दोनों सवालों में अंतर है। किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी यूरोपीय व्यक्ति ने, मतलब इन्होंने एक बार अध्यक्षता की थी, लेकिन ये अकेले एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, यूरोपीय व्यक्ति थे, जिन्होंने दो बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यूरोपीय जुड़ जाए तब ये सवाल बनेगा। ठीक है, अभी समझाता हूँ ढंग से। दो बार कर दी, 1889 में बॉम्बे, बॉम्बे अधिवेशन। ठीक है, और एक 1889 बॉम्बे अधिवेशन, 1910 इलाहाबाद अधिवेशन, ये वाला सेकंड था। ठीक है, ये इसमें जानने वाला है। ठीक है, दो अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले यूरोपीय कौन व्यक्ति थे, विलियम वेडरबर्न। ठीक है, एकमात्र भी यही थे, और उन्होंने एक एक बार की थी, शायद 6 या 5 थे, वो देखेंगे अभी समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में विलियम वेडरबर्न की बात करूं तो मैं, जो एओ ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये तो पता ही होगा आपको कौन है, कांग्रेस के संस्थापक, कांग्रेस के पिता, जनक जिन्हें कहते हैं। इनकी जीवनी को भी किसने लिखा था, इन्होंने, वेडरबर्न ने, वेडरबर्न ने। ठीक है, आगे बात करते हैं 1911 की।
कलकत्ता अधिवेशन 1911, कलकत्ता सेशन 1911। पंडित बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धर अध्यक्ष हुए इनके, ठीक है। उसके बाद इसी अधिवेशन में 1911 के अधिवेशन में इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, ध्यान दीजिएगा, जन गण मन, जन जन गण मन, ये क्या है? राष्ट्रीय गान है। जन गण मन राष्ट्रीय गान है, सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। प्रथम बार लिख लीजिए, पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। कब गाया जी? 27 दिसंबर 1911 में, 27 दिसंबर 1911 राष्ट्रीय गान जो है कब गाया गया कांग्रेस में? पहली बार राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 गाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सवाल बन जाएगा, जनगण मन जो कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर, ठीक है। 1911 अधिनियम, देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आपको ध्यान देना होता है, 1911 का जो अधिवेशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे ही इंपॉर्टेंट है इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो इसलिए याद होगा। अब याद होगा तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि राष्ट्रगान की जो मतलब रचनाकार थे, जिन्होंने रचना की, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। बंगला भाषा, ठीक है, मतलब बांग्ला भाषा जैसे कहेंगे, बंगला भाषा में क्या करी थी? इसकी रचना की, बंगला भाषा में क्या करी? रचना करी। उसके बाद हम देखते हैं 12, 13 अधिवेशन, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। 1915 तक के अधिवेशन तक हम इसको आज खत्म कर देंगे। उसके बाद अधिवेशन ये रहेगा कि अब अगर हम एक वीडियो 2 वीडियो इसके बाद आएगी तो उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे पूरा अधिवेशन, ठीक है। लंबी क्लासेस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो अगर एक दिन में पढ़ेंगे तो लंबी क्लास होगी, लेकिन ये है कि वीडियो ज्यादा ना बने, इसलिए हम थोड़ा जल्दी खत्म, ठीक है। बांकीपुर, बांकीपुर, बांकीपुर अधिवेशन 1912, वो 1912, ठीक है, 1912 रहे। इसके जो अध्यक्ष रहे RN मधुकर, RN मधोलकर, RN मधोलकर। ध्यान दीजिएगा 15 तक के जो अधिवेशन रहेंगे उसमें बहुत सारी बातें नहीं है, हमें अधिवेशन और अध्यक्ष पढ़ने हैं बस, और इन्हीं चीजों को समझ के हम वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। उन सबको देखना है। इसी अधिवेशन में क्या कहा गया था? A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। किसका? कांग्रेस का पिता, ठीक है, ठीक है। इसी अधिवेशन में बात जान लेंगे हम। 1912 का अधिवेशन जो बांकीपुर में हुआ, उसके अध्यक्ष RN मधुलकर हुए। A.O. ह्यूम जो पिता, कांग्रेस का पिता कहा गया, इसी अधिवेशन में कहा गया। इसके बाद हम बात करते हैं 1913 के अधिवेशन की। कराची अधिवेशन 1913। उसके बाद हम 14 की बात करेंगे, नवाब सैयद मोहम्मद, नवाब सैयद मोहम्मद, नहीं, नवाब सैयद मोहम्मद, ठीक है। 1914 की बात करेंगे अधिवेशन की, नवाब सैयद मोहम्मद मद्रास, भूपेंद्र बंधु के जो अध्यक्ष रहेंगे, भूपेंद्र बसु, भूपेंद्र बसु, भूपेंद्र बसु, ये अध्यक्ष हुए। और लास्ट अधिवेशन जो आज हम पढ़ेंगे
HP सिन्हा 1915। अधिवेशन ये कहाँ हुआ? बम्बई। बम्बई अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन HP सिन्हा। तो ये जो अधिवेशन जिसमें बहुत बातें इंपॉर्टेंट है, बहुत के कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, अध्यक्ष, और इसमें हम जान लेंगे कि अधिवेशन क्या हुआ। देखिए अधिवेशन और अध्यक्ष भी क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन्हें आरोही क्रम में लगाओ, निम्न में से सभी जो अधिवेशन है इनको आरोही क्रम में लगाओ, अब आपको पता ही नहीं है, आपने पढ़े नहीं अधिवेशन, तो आपको ये पढ़े रहेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा चीजें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।